नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही भाजपा, पार्टी से जोड़े जाएंगे करीब 20 लाख सदस्य। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ठप, चरम पर भ्रष्टाचार। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की नई पहल। विधायक निधि से शहर भर में लगवाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। तीसरी आग से होगी नगर की सुरक्षा। और देहरादून पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री मामले में फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पिछले 3 साल से आरोपी था फरार। रुड़की राजकीय चिकित्सालय में दे रहा था सेवा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड भाजपा की। देश के साथ प्रदेश में भी भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। उत्तराखंड भाजपा ने इस अभियान के तहत 23 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी अपने इस अभियान के जरिए ओबीसी समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ काम कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब 12 लाख मुस्लिम आबादी है। ऐसे में बीजेपी 1 लाख अल्पसंख्यकों को जोड़ने का लक्ष्य रखे हुए है। नहीं, ये पहले से ही है। हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित आज कोई नई चीज नहीं है, और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिसंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सरकार ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 20 दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं। रिपोर्ट पे नजर डालिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तस्वीर साफ। दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। इलेक्शन के लिए खत्म हुआ इंतजार। हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चुकी है राज्य सरकार। उत्तराखंड में एक लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हर बार चुनाव को लेकर कोई न कोई पेच फंस ही जाता है। लेकिन इस बार धामी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, जिसके बाद उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। दरअसल 6 सितंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी कर दी जाएगी, जबकि नामांकन और अन्य चुनावी कार्यों के बाद दिसंबर 15 से 20 के बीच प्रदेश में निकाय चुनाव कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने अक्टूबर में निकाय चुनाव कराने का दावा किया था, लेकिन मानसून सत्र के दौरान नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद चुनाव में फिर से देरी हुई, क्योंकि प्रवर समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि 23 सितंबर तक समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। विधेयक को सदन से पास कराने के लिए सरकार को विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा। वहीं सरकार की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि कई निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। मतदाता लिस्ट में संशोधन का काम शुरू हो चुका है और 31 अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन के साथ ही अन्य चुनावी कार्य पूरे होने के बाद नगर निकाय चुनाव 15 से 20 दिसंबर के बीच होंगे। अब इस दावे पर राज्य सरकार कितना खरा उतरती है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार निकाय चुनाव समय से कराए जाने को लेकर दावे किए जा चुके हैं। निकाय चुनाव की देरी पर लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरने का काम कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में भी
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है। कहीं लूट, कहीं बलात्कार, कहीं महिलाओं पर शोषण, कहीं डकैती, कहीं भूमाफिया ज़मीनें कब्जा रहे हैं। अब हाल में ही विधायक के भाई सीमा पे जिंदे कारतूसों के साथ पकड़े जाते हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था? कोई भी अपराधी बलात्कार करके अपराध करके भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता। अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ गया है कि एक अपराध का दूसरे अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं। तो हमारा रोष है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर आज हम लोग भाजपा सरकार का विरोध दर्ज कराया, पुतला दहन किया। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार को चूड़ी दिखाकर हल्ला बोल किया। दरअसल इन दिनों कांग्रेस महिला अपराधों में शामिल भाजपा नेताओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भाजपा से बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, तो उधर पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी सरकार में बैठे लोगों को चूड़ियां पहनने की नसीहत दे रहे हैं। चूड़ियां तो पूरी सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार गिरावट जिस प्रकार से प्रदेश में आ रही है, भयावह स्थिति हो गई है। एक भय का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश में हो रखा है। मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है जिनके बलिदानों से इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, जो ये राज्य बना, और आज वही मातृशक्ति अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति में रह रही है कि जहाँ पे असुरक्षा का वातावरण है। देखिए, चूड़ियाँ एक तरह का ये द्योतक है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म में की चूड़ियाँ, बिंदी और ये सब जो विवाह के समय सनातन धर्म की परंपरा बनाया जाता है, तो उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है ना, वो लेता है, एक पुरुष लेता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्विज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है। और हालात ये है कि जो इनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का एसएसपी ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है। तो ये सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा विधायक निधि से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। दरअसल इन दिनों प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आपराधिक घटनाओं में इजाफा होने के साथ ही विधायक खुशहाल सिंह ने नगर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। उनका मानना है कि पूरा नगर अब तीसरी आंख की निगरानी में होगा। नगर पालिका और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण के बाद 25 जगहों को चिन्हित किया जहां पर ये कैमरे फिट किए जा रहे हैं। जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई, उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे। उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा, शाम को मेरी वार्ता भी हुई, तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी सीसी कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज ही कैमरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सही होंगे, उसके लिए मैंने आपसे, कोतवाल साहब से एक एप्लीकेशन लिखने को कह दिया है। वो जो ही अभी एप्लीकेशन आती है उसी के आधार पर मैं पैसा विभाग को देकर 1 हफ्ते के अंदर सीसी कैमरे का काम करने की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है। उधर दिनेशपुर में बंगाली समुदाय का समर्थन करते हुए व्यापार मंडल ने रविवार को बाजार बंद रखा। बता दें कि नाराज व्यापारियों ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया। दरअसल इन दिनों बंगाली समुदाय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के विधानसभा मॉनसून सत्र में दिए गए बयान का विरोध कर रहा है, जिसमें उन्होंने बंगाली समुदाय द्वारा आरक्षण दिए जाने की मांग पर आपत्ति जताई थी। आज जो दिनेशपुर का बाजार बंद किया गया है, मुन्ना सिंह चौहान के विरोध में किया गया है। मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूंका गया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उसने बंद कमरे में बैठ के माफ़ी मांग ली है। अगर बंद कमरे में बैठ के माफ़ी मांगी है तो किसके सामने मांगी है? मीडिया के सामने मांगे। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति आउट करे कि मैंने बंगाली समाज के सामने जो अपशब्द बोले थे उसके लिए मेरे को शर्मिंदगी है। मैं हाथ जोड़कर बंगाली समाज के पैर पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, इस तरह से माफ़ी मांगी जाए। उधर देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि रायपुर थाना पुलिस ने फर्जी MBBS डिग्री धारक को करनाल हरियाणा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी करीब 3 साल से फरार था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी डिग्री के आधार पर रुड़की राजकीय चिकित्सालय में अपनी सेवा दे रहा था।
उधर रुड़की में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। तय समय में शराब माफिया ठेके बंद नहीं कर रहे हैं। ठेके में मौजूद छोटी खिड़की से शराब माफिया अपना कारोबार चला रहे हैं। यही नहीं, आरोपी ओवर रेटिंग में शराब बेच रहे हैं। हालांकि शिकायत के बाद आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन में है और शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा ना बार बार शिकायत मिली थी, कुछ लोग यहाँ पर होटल ढाबे इनमें शराब बैठ के शराब पिलाते हैं और ये शराब ठेके के बाहर लोग मतलब गलत रूप से शराब पीते। तो आज वहाँ अभियान चलाया गया, लगातार अभियान चलता है। तो आज हमने वहाँ लगभग 30 लोग हमको मिले हैं, उनको लाया, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। गणेश उत्सव के लिए राजधानी देहरादून के तमाम जगहों पर गाय के गोबर से बनाई गई गणपति बप्पा की मूर्तियां इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल प्रदेश में कुछ स्वयं सहायता समूह द्वारा गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि गाय के गोबर से बनी गणेश जी की ये मूर्तियां इको फ्रेंडली भी है और इस वजह से इससे पर्यावरण को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसे में इन मूर्तियों को जो तैयार कर रहे हैं मूर्तिकारक, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने की। पूरे भारतवर्ष में शनिवार से गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। श्रद्धालु गणेश जी की मूर्तियां अपने घरों में या पंडालों पर ले जाकर विराजमान कर चुके हैं। कोई 5 दिन रखता है, कोई 3 दिन या फिर कोई पूरे 10 दिन रखता है और 10 दिन बाद गणेश जी को उनकी सेवा भाव से पूजा अर्चना करने के बाद उनको विसर्जन किया जाता है। लेकिन जब विसर्जन किया जाता है तो ये दशा आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं क्या स्थिति देखने को मिलती है। वहीं देहरादून में एक ऐसा समूह है जो ऐसी गणेश जी की मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। आइए जानते हैं किस तरह की वो मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं गणेश जी की, और वो कब से कर रहे हैं और किस तरह से वो बनाई जाती है और उनका क्या फ़ायदा होता है, और उसके बाद फिर जब वो विसर्जन की जाती है तो वो किस तरह से पानी में घुलती है। वैसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन थापा है और हमारे समूह का नाम स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह है। हम लोग देसी गाय के गोबर से और नेचुरल जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनसे कई तरह के सामान बनाते हैं। अभी जैसे गणेश उत्सव है अभी, तो हमने स्पेशल गणेश उत्सव पे गणेश जी की कई सारी साइज़ की मूर्तियां बनाई हैं जो कि देसी गाय के गोबर से और जो कच्ची मिट्टी होती है, चिकनी पीली मिट्टी, उसको मिला के पाउडर बना के ये मूर्तियां सांचे में डाल के हमने बनाई हैं। इसमें 8 इंच की भी हैं, 2.5 इंच की भी हैं, 13 इंच की भी हैं और आने वाले समय में और ऊंची जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी उस हिसाब से हम बनाते रहेंगे। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था ये गोबर की मूर्ति बनाने का, आप देखा करते होंगे कि जब विसर्जन होता है तो उसके अगले दिन आप जाके देखें नदी किनारे या जहाँ भी आपने विसर्जित किया तो आपका दिल ख़राब होगा, क्योंकि वो बहुत बुरी स्थिति में होती है। तो इसीलिए उसको देख के हमने ये काम शुरू किया है। इससे क्या होता है कि जब आप विसर्जित करते हैं तो उसके कुछ समय में ही ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और वहाँ का जो नदी का किनारा है उसको भी फर्टिलाइज़ करती हैं, तो पर्यावरण को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता इससे। इसको तैयार करने में क्या प्रक्रिया रहती है, कितना समय लगता है और कब से आप शुरुआत करते हैं तैयार करने को? सर ये हम गर्मियों में ही शुरू करते हैं क्योंकि इसको सूखने में समय लगता है 20 दिन से अधिक। अगर बड़ी मूर्ति है तो 20 दिन से अधिक, छोटी मूर्ति है तो हफ्ता भर में ये तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद कलर, अभी जैसे उत्सव आता है तो कलर हम इस समय हमारी बहनें जो है सारी मिलकर कलर करती हैं। फिर सर नहीं, इसको बनाने की प्रक्रिया कैसी रहती है? अच्छा, ये जो गाय का गोबर होता है उसको हम पहले पूरे खेत में बिछा के सुखाते हैं अच्छे से। जब वो सूख जाता है तो उसे वे डंडे से पीट के बारीक करके उसका हम पाउडर मशीन में डाल के पाउडर बना लेते हैं। इसी तरीके से जो कच्ची मिट्टी होती है उसको भी हम पीस के बारीक पाउडर बना लेते हैं। फिर पाउडर बनाने के बाद दोनों को मिक्स करके अच्छे से जब क्ले तैयार हो जाती है तो उसको हम सांचे में डाल के फिर करते हैं। जब मिट्टी तैयार हो जाती है फिर ऊपर से कतीरा गोंद होता है तो उसको ऊपर से लेप करके ताकि थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तो हम तैयार कर लेते हैं इस तरीके से उसको। जो बाज़ारों में और मूर्तियाँ बिक रही है और जो आप ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, कितना फ़र्क है और कितनी मेहनत इसमें अतिरिक्त करनी पड़ती है? इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है क्योंकि इसका जो प्रक्रिया है थोड़ा सा लंबा है। इसके 20 से 25 दिन बड़ी मूर्ति जैसे मैंने बताया समय लगता है
और जो पीओपी और बाकी मिट्टी की है वो क्ले बनाते ही तुरंत उसी दिन आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, वो पर्यावरण को दूषित करती है और ये पर्यावरण को शुद्ध करती है। तो ये जिस तरह से आप मूर्ति बना रहे हैं, कितने सालों से बना रहे हैं और बाज़ारों में भी जाती है, किस तरह की डिमांड रहती है इनकी मूर्तियों की? पिछले 4 वर्षों में ये गणपति जी की मूर्ति हम बना रहे हैं और अन्य सामान काफ़ी समय से बना रहे हैं, लेकिन गणपति जी की मूर्ति 4 वर्ष से बना रहे हैं। और इसका धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को जानने लग रहे हैं लोग, तो इसके प्रति आकर्षित भी हुए हैं और आ रहे हैं। ऑर्डर बाहर से भी आ रहे हैं, लोकल में भी पुराने कस्टमर तो रिपीट होते ही हैं, नए कस्टमर भी अब आ रहे हैं, उनका उत्साह है उस पर। तो अगर जिस तरह मूर्ति बाज़ारों में जाती है तो इसकी क्या मूल्य होता है, और जो मूर्तियाँ बिक्री उनसे सस्ती है या फिर ये महंगी पड़ती है? इस बारे में मैं मतलब अपनी मूर्तियों के बारे में तो पता है, लेकिन बाज़ार की मूर्तियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग बराबर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है मूल्य में। तो धीरे धीरे जो इको फ्रेंडली है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि गर्मियों में तैयार की जाती है मूर्तियाँ, लेकिन जो इसको तैयार श्रृंगार करने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाती है। और अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं श्रृंगार कर रही है। मैडम क्या नाम है आपका? तृप्ति थापा। मैडम जैसे कि आप गणेश जी की मूर्तियों का श्रृंगार कर रहे हैं, कितना इसमें समय लगता है क्या? इसमें कम से कम आधा एक घंटा लग जाता है इसमें पूरी तरह से श्रृंगार करने में इनको। तो इसमें क्या क्या कलर यूज़ करते हैं, कैसे मतलब बनाते हैं? इसमें जैसे हम मैचिंग जो इनके साथ मैच हो रहे हैं, जैसे ग्रीन में ऑरेंज अच्छा लगता है, नीचे उसमें येलो कर दिया, तो वो सब मैच करके बनाते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप कर रहे हैं, आपके साथ में कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी? 10 महिला और हैं हमारे साथ में। तो वो बाहर की हैं या फिर यहीं की है? सारी लोकल हैं। तो जैसे कि अब कितने दिनों तक ये काम चलता है आपका, या फिर विसर्जन जैसे कि अब गणेश महोत्सव चल रहा है, अभी इन दिनों में ही रहता है या फिर आगे भी मतलब क्या मतलब कार्य रहता है? हाँ जी, ये आगे भी लोग लेके जाते हैं इनको। जो भी मूर्तियाँ जैसे बच जाती हैं तो आगे कई मेले लगाते हैं या जिनको पता चलता है तो वो लोग यहाँ पे घर में आके लेके जाते हैं मूर्तियों को। अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि जो ये मूर्तियाँ होती है जैसे 10 दिन बाद या कोई 5 दिन या 3 दिन को ये रखता है, विसर्जन की जाती है नदियों में या समंदर में, जैसे महाराष्ट्र में समंदर में की जाती है। लेकिन इन मूर्तियों की खासियत है कि हम अगर जैसे घर पे भी रख रहे हैं तो घर पे भी किस तरह होता है वो? जैसे हमने घर में रख रहे हैं हम, तो घर में या एक पानी का जैसे टब होगा, उसमें हमने गणेश जी के जो जैसे धूप बत्ती सब जो हम आखिरी में विसर्जन जैसे करते हैं, उनको फिर जो है पानी के टब में 3 बार हमने जैसे उनको डुबकी लगा के फिर उसमें थोड़ी देर मतलब 1 घंटा या पूरे मतलब 2-3 घंटे रख देंगे तो पूरी फिर वो जो है डिज़ोल्व हो जाती है। फिर उसके बाद उसे खेत में डाल दो, बस तुलसी के पौधे को छोड़ के, बाकी पूरे खेत में डाल के आप फिर वो पूरा गोबर से अच्छी खाद मिलेगी उनको, तो इस तरह से ये वो पूरी डिज़ोल्व हो जाती है मूर्ति घर में भी। तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से विसर्जन प्रक्रिया की जाती है घर पे भी कर सकते हैं, जो ये इको फ्रेंडली जो गोबर से बनाई जा रही मूर्तियाँ। और हम जो अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जो बाज़ारों में बिक रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाता है कि जब विसर्जन किया जाता है तो आप सभी को पता है कि किस तरह से खंडित हो जाती है जो मूर्तियाँ, लेकिन जो ये गोबर से जो बनाई जा रही है ये पानी में घुल जाती है, जिससे कि खंडित नहीं होती और पर्यावरण में भी दूषित नहीं होता। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। अभी के फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही भाजपा, पार्टी से जोड़े जाएंगे करीब 20 लाख सदस्य। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, प्रदेश भर में किया विरोध प्रदर्शन, कहा बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ठप, चरम पर भ्रष्टाचार। लोहाघाट में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की नई पहल, विधायक निधि से शहर भर में लगवाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे, तीसरी आग से होगी नगर की सुरक्षा। और देहरादून पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री मामले में फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार, पिछले 3 साल से आरोपी था फरार, रुड़की राजकीय चिकित्सालय में दे रहा था सेवा।